तो नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका लोकसभा के महासंग्राम में। लोकसभा के महासंग्राम में सुबह से कवरेज पर वीकेबी की टीम लगी हुई है और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो चौंकाने वाले रुझान है। सबसे पहले बात करते हैं नागपुर लोकसभा की। तो नागपुर लोकसभा में जैसा अनुमान लगाया जा रहा था वैसे ही नितिन जी गडकरी फिलहाल लीड कर रहे हैं। फिलहाल 8वें राउंड तक की बात चली गई है और 8वें राउंड में करीब 60,000 से वो लीड कर रहे हैं। वही रामटेक लोकसभा की चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि रामटेक लोकसभा में राजू पारवे को उम्मीदवारी दी गई थी। वो शिवसेना की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अगर बात की जाएगी राजू पारवे की तो राजू पारवे यहाँ पर पिछाड़ी पर है। 7 राउंड हो चुके हैं और करीब 50,000 के आसपास की वो पिछाड़ी पर है। मतलब श्याम बर्वे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो जो उनकी जो लीड है वो 50,000 की लीड मिली हुई है। वही बड़वंत वानखेड़े जो कि अमरावती विधानसभा क्षेत्र में से लोकसभा क्षेत्र में से उम्मीदवार है, वो 28,840 वोटों की उनको लीड मिल चुकी है। तो तमाम ऐसी बातों का हम अपडेट आपको निरंतर देते जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारी एक खास मेहमान से जुड़ने का, ऋचा जैन, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की है और वो महाराष्ट्र प्रदेश की जैन सेल की महिला उपाध्यक्ष भी है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के रुझान आप देख रहे हैं, नागपुर की अगर बात की जाएगी तो नितिन जी गडकरी को देखते हुए आपने पहले भी कहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्या लगता है सारी चीज़ों को देखते हुए उनके विकास काम पर ये मोहर लग रही है और धीरे धीरे विजय की ओर कारवां आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? गडकरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने, यदि मैं बात करूं, आज लगभग 10 साल से वो मंत्री हैं और 10 सालों में उन्होंने जो काम करके दिखाया, मैं ये मानती हूँ कि पूरे भारत में ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जो काम नितिन गडकरी जी नागपुर में कर रहे हैं। नागपुर में तो वो रहते हैं, नागपुर में हमारी पहचान, यदि हम कहीं वर्ल्ड में भी जाते हैं और ये बात रखते हैं कि हम नागपुर से हैं तो लोग ये पूछते हैं कि वही नागपुर जहाँ पे नितिन गडकरी जी रहते हैं। तो जो रोड का एक पूरे इंडिया में जो रोड का इतना अच्छा मार्ग उन्होंने बनाए हैं, जो रोड्स के डेवलपमेंट किए हैं, वो बहुत अपने आप में अद्वितीय हैं। तो उससे पहचान उनकी पूरी इंडिया में है। और मैं ये मानती हूँ कि दिल से यदि मैं उनसे बात करूँ, अभी 2 दिन पहले भी एक रामायण के उद्घाटन में वो हम उनके प्रोग्राम में थे, वहाँ जब मैंने उनकी दिल की बात सुनी कि जितनी वो राजनीतिक है उतने ही वो परिवारवादी भी हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लोगों के पास पैसा आ जाता है, पर पैसा होने के बाद लोग रात की पार्टियां कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये पैसा केवल रात की पार्टी की नहीं, लोगों की भलाई के लिए उनके पास आया है। तो एक बहुत बढ़िया दिल की उनकी बात थी। और बाकी सारे, यदि मैं एज ए डॉक्टर मैं गडकरी जी की बात करूं तो लगभग 45,000 लोगों के ऑपरेशन उन्होंने फ्री कराए हैं। आंखों के भी ऑपरेशन फ्री कराए, लोगों के पैर लगवाए, कैंसर का स्कैनिंग 2 लाख प्लस लोगों का किया। और इस तरह से खासदार महोत्सव में हजारों लोगों को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां गडकरी जी ने अपना लोगों को बेनिफिट नहीं दिया। जो भी गरीब उनके यहाँ फरियाद लेके जाता है, स्कूल फीस की बात हो, स्कूल एडमिशन की बात हो, उन्हें हर गरीब की फरियाद भी हमेशा सुनी है। तो वो व्यक्तित्व ही अलग है। कांग्रेस से बहुत सालों तक आप जुड़ी हुई थी, अचानक भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश आपका, वो भी आइन चुनाव के समय, क्या इसके मायने हैं? मतलब किस तरह से देखें हम उसे? देखिए, काफ़ी दिनों से कांग्रेस की कुछ जो नीति थी वो बहुत ज़्यादा झुकाव हिंदूवाद की तरफ कम और दूसरी कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा हो गया था। और जब मेरे गुरु महाराज विद्यासागर महाराज जी की समाधि हुई और जब वो समाधि का मैसेज मैंने सारे ग्रुप में डाला, कांग्रेस के ग्रुप में, तो पूरे 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसी को श्रद्धांजलि देने का समय नहीं मिल पाया था। तो ये मेरे दिल को बहुत दुख लगा, क्योंकि गुरु महाराज को खोया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी को कम से कम राष्ट्रीय संत का सम्मान करना चाहिए था। क्या ये बातें आपने नितिन जी से डिस्कस की इन सारी चीज़ों की बारे में, क्योंकि आपका व्यक्तिगत ये था? जी, व्यक्तिगत था मेरा। नितिन गडकरी जी से तो मैं ये बात नहीं बोल पाई, पर बावन कुले जी और जो आपके वरिष्ठ बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको मैंने ये बात जरूर बोली। और कांग्रेस के हमारे जो पुराने लीडर्स थे उनको मैंने बाकायदा एक रेजिग्नेशन लेटर भेजा और सभी बड़े मिनिस्टर तक भी वो लेटर मैंने फॉरवर्ड करा और न्यूज़ मीडिया में भी वो लेटर गया। विपक्ष आरोप करता है कि केवल सड़कें बनाना या फिर पुल बनाने से लोगों का भला नहीं होने वाला है। लोगों का भला रोजगार,
बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हल करके मिला जाएंगे। नितिन जी गडकरी ने जो विकास काम किया है उस पर आपका क्या जवाब रहेगा, क्योंकि अभी आप उनके खेमे से आते हैं। देखिए, अभी आज यदि मैं नागपुर मेट्रो की बात करूं, जब मेट्रो को नागपुर में शुरू किया गया था तो हम ये मानते थे कि रोज के 20,000 लोग भी उसमें ट्रेवल नहीं करेंगे, पर आज ये देखा जाता है कि लोग के 1 से 1.5 लाख लोग रोज उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संकल्पना है। आज जिस तरह से नागपुर बड़ा होता जा रहा है, आप देखो कि नागपुर, पहले हम ये मानते थे कि नागपुर एक लोकमत से थोड़ा आगे हम बढ़ते थे तो एयरपोर्ट के बाद नागपुर लगभग खत्म होने पे आ जाता था, पर आज जिस तरह से मेहान और सारी चीज इंडस्ट्रियल सेक्टर नागपुर में आ रहा है, तो थोड़े दिन की बात है, यदि जिस तरह से आईटी सेक्टर नागपुर में बढ़ता चला जा रहा है तो थोड़े दिन में पूना और बेंगलोर जैसी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नागपुर में जरूर आएगी, क्योंकि गडकरी जी का जितना रोड पे रुझान है उतना ही हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत काम किया है। आज यदि बैटरी वाली पूरी गाड़ियां नागपुर में चल रही हैं, बसेस नागपुर में चल रही हैं, तो वो भी सबसे बड़ा प्रयत्न जो है वो गडकरी जी का था। और आगे भी उनके काफ़ी सोच है ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कार और सारे सेक्टर्स को लेके, तो मैं ये मानती हूँ कि आगे आईटी सेक्टर में लोगों को जॉब जरूर मिलेगी। नितिन जी से जब भी बातें होती है तो प्रभावित लोग उनसे होते हैं कि आगे का विज़न देखने वाला नेता, मतलब भविष्य को बहुत करीबी से जानता है, डेवलपमेंट और बाकी की चीज़ों पर बात करता है। हाल ही में अगर देखा जाएगा तो एडवांटेज विदर्भ के नाम से एक बहुत अच्छी संकल्पना ली, लेकिन कितना सक्सेस मिलता है वो आने वाला समय ही बताएगा। आप खुद एक यूनिक क्लिनिक चलाती है, आपने सारी चीज़ों को देखा हुआ है। 2014 के पहले के नागपुर को आज आप अगर कंपेयर करते हैं और 2024 में अगर नितिन जी फिर से उसी पोर्टफोलियो में आते हैं तो किस तरह से बदलाव देखते हैं? बिफोर 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी तब आप कांग्रेस में थी, ठीक है, उस दौर से लेकर आज का दौर, आज से लेकर 5 साल बाद 2029 का दौर, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नागपुर का यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेट्रो बनने से नागपुर पूरा चेंज हो चुका है। आज यदि हम लुक वाइज देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, नागपुर का सुंदरता देखते हैं, आज यदि सदर साइड आप चले जाते हैं, लोकमत साइड जाते हैं, पहले हमारा नागपुर ओल्ड कल्चर पे डेवलप हो रहा था। आज जितना भी नागपुर डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज अ न्यू कल्चर डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी पे यदि हम बात करते हैं, डेवलपमेंट में बात करते हैं, सेक्टर, मैं अपने ही सेक्टर की बात करती हूँ। पहले मेडिकल सेक्टर या हॉस्पिटलिटी की मैं बात करूँ तो नागपुर में हम हैंड्स पे काउंट कर ले इतनी हॉस्पिटल्स होती थी, पर आज नागपुर में लगभग 500 प्लस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। मतलब मेडिकल का एक नागपुर हब कहा जाने वाला है, क्योंकि आज यदि मध्य प्रदेश से कोई ट्रीटमेंट कराने आता है तो वो बॉम्बे जाना बंद कर दिया, वह सारे नागपुर में ट्रीटमेंट कराने आते हैं। इवन मेरी क्लिनिक में भी काफ़ी आउटसाइड पेशेंट होते हैं जिनको मैं ट्रीट करती हूँ। तो एक मेडिकल में जो रिसर्च नागपुर के अंदर है और एक बहुत बड़ी देन, यदि IMA की मैं बात करूँ कि बहुत रीजनेबल रेट में नागपुर में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आयुष का जो मंत्रालय है और उसमें जो मेडिकल का फायदा 5 लाख तक लोगों को मिला है, और आगे मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया है कि सरकार यदि आती है तो काफ़ी बड़े फायदे वो और मेडिकल हेल्थ में लोगों के देने वाले हैं। सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि नागपुर बहुत डेवलप हो चुका है, और आगे यदि मैं 5 ईयर की बात करती हूँ तो ये विज़न हम लेके चलेंगे कि बड़े बड़े मॉल्स, रोजगार के हमको और यहाँ पे मिलेंगे। महिलाओं का जो आप यदि सेक्टर देखते हैं तो ये एक बहुत अलग सेक्टर पे महिलाएं काम कर रही हैं, क्योंकि मैं लास्ट 10 ईयर से वुमेन्स अचीवर अवार्ड्स देती हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स आती हैं। उन फाइल में जब मैं वुमेन्स की वर्किंग देखती हूँ तो ये समझ में आता है कि वुमेन्स भी बहुत आगे बढ़ के काम कर रही हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर में नागपुर बहुत चेंज होगा। जो अभी हमारे वीक पॉइंट है उनको हम फिल करेंगे और आगे नई प्रोग्रेस के साथ बढ़ेंगे। अमूमन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो नागपुर की जो ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हुई है जिससे आम फ़ायदा नहीं हुआ। आप एक क्लिनिक चलाती है, वहाँ पर आने जाने के लिए जो लोगों को संसाधन है, अभी मेट्रो आ गई, अभी ई-रिक्शा आ गया, कई सारी बसेस आ गई, कई सारे व्हीकल है, कितनी सुविधा हुई है आपके पेशेंट क्लिनिक तक पहुंचने के लिए? जो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं उनको क्या जवाब रहेगा डॉक्टर ऋचा जैन की तरफ? देखिए, मेरे तरफ से तो ये जवाब रहेगा कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट मेरा ऐसा है जिनको मेरी दोनों ही क्लिनिक में आने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा
टेलीफोन एक्सचेंज पे मेट्रो स्टेशन है और राहटे कॉलोनी पे भी मेट्रो स्टेशन इजीली आ सकता है। इजीली, मतलब आप ये मान के 300 मीटर्स के डिफरेंस पे दोनों मेट्रो स्टेशन हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि बहुत इजीली ई रिक्शा की फैसिलिटी, ओला, उबर, एवरीथिंग। मतलब ये उन लोगों के लिए जवाब है, क्योंकि जो मेट्रो को सफेद हाथी के तौर पर देख रहे थे कि मेट्रो का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप बता रही है कि मेट्रो से भी इजीली आपके पेशेंट आप तक पहुंच जाते हैं। देखिए, मेट्रो का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब हम लता मंगेशकर हॉस्पिटल की बात करते हैं जी, पहले हिंगना वाले लता मंगेशकर इस हॉस्पिटल जब मैं भी एक बार गई थी, मैं अपनी कार से भी गई थी, तो मुझे 45 मिनट्स लगा था। पर यदि अब पेशेंट को सस्ता इलाज लेना है, उनको IMA जाना है या उनको लता मंगेशकर हॉस्पिटल जाना है, तो उनको मेट्रो में 15 to 20 मिनट्स लगता है, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगता है। वो AC में बैठते हुए वहाँ इजीली 10 और 20 रुपीज़ में पहुँच जाते हैं, जिसके लिए पहले हम ये मान के चलते थे कि टिकट तो बस उनकी कम की मिल जाती थी, पर उनको 1.5 घंटे मरीज को लेके जाना पड़ता था। तो वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है। और आगे मैं अपनी तरफ से एज ए हेल्थ लाइन में, ये गवर्नमेंट से जो भी गवर्नमेंट बनती है, आज गडकरी जी आते हैं, तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि हेल्थ की जो कमियां नागपुर के अंदर है, चाहे वो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नागपुर में चल रही है, उसमें अपनी तरफ से जो भी मैं इम्प्रूवमेंट कराना चाहूँगी उसका निवेदन मैं जरूर करूँगी। और ये चाहूँगी भी कि जो इम्प्लीमेंटेशन बचे वो इम्प्लीमेंटेशन जरूर नागपुर में हो जाए। बात नितिन जी की हो रही है, तो नितिन जी के बारे में एक अपडेट है। नागपुर में 10वें राउंड का अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पे नितिन जी गडकरी को 3,63,139 वोट मिले हुए हैं। वही विकास ठाकरे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको 2,99,930 वोट मिले हैं। मतलब अगर नितिन जी की इसमें लीड देखी जाएगी तो 63,209 वोटों की लीड है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। बात हो रही थी नितिन जी की, किस तरह से देखते हैं इस लीड को, और ये जैसे जैसे समय बीतते जाएगा तो कितनी लीड नितिन जी जीत रहे हैं? देखिए, हम लोगों का तो एक्सेप्टेशन था कि गडकरी जी मिनिमम 1.5 लाख से 5 लाख के बिटवीन का लीड लेके आ रहे हैं, और ये एक्सेप्टेशन इवनिंग तक हम ये मानते हैं कि होगा भी पूरा, क्योंकि गडकरी जी के जो काम है, उन्होंने किसी को 1 रुपए बांटा नहीं। उन्होंने खुल के बोला मैं 1.5 मतलब 1.5 लाख बोल रहे हैं आप? 1.5 लाख, अच्छा, 1.5 लाख, 1.5 लाख मीन्स 1.5 लाख। उनका एक लेक्चर था जो हम लोग उनकी मीटिंग में बैठे थे। मैं ना किसी को खाऊंगा, ना मैं किसी को खिलाऊंगा, ना मैं दारू बांटूंगा, ना मैं नॉनवेज खिलाऊंगा, और जिसको मेरे काम पे वोट देना है वो काम पे वोट मांग रहे हैं। रिचा जी, कितना अभिमान होता है, क्योंकि हम भी दिल्ली में जब जाते हैं तब एक टैक्सी कैब वाला हमें कहता है उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, भाई काम तो कर रहा है नितिन गडकरी, बाकी का हमको पता नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने टैक्सी कैब वालों का भी दिल जीत लिया। जब एक नेता एक सर्वसामान्य इंसान एक नेता के बारे में, नितिन जी के बारे में ऐसा बोलता है तो हर नागपुरवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। कितनी गर्व की बात लगती है आपको? देखिए, जब मैं कांग्रेस में भी थी ना, तब भी मैं ये मानती थी कि गडकरी जी को मैं जब बुलाने गई, मैं कांग्रेस में थी, कभी मेरे घर का मैंने लिया, मेरे घर का उद्घाटन उन्होंने बहुत सहज आके किया। तो उनकी जो सहजता है ये उनका सबसे बड़ी चीज है जी। आज उनके परिवार ने, जब अभी वोटिंग चल रही थी, तो गडकरी जी क्या, उनके पूरी परिवार को के ऊपर हमको गर्व करना चाहिए, क्योंकि सारंग भैया दोनों बहुएं, छोटा वाला बेटा, उन्हें भाभी जी ने, कंचन भाभी ने मेरे खुद के 5 प्रोग्राम अटेंड किए हैं बिटवीन द इलेक्शन कैंपेन। तो मैं ये मानती हूँ कि जिनका परिवार का सपोर्ट होता है, और जो नेता इतना बड़ा नेता होने के बाद एक बहुत सहजता से हर आम व्यक्ति से मिलता है। उनका जन्मदिन अभी था, लास्ट वीक की बात है, उनका जन्मदिन था, वो सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक लोगों से मिले और बहुत ही सहजता से मिले। तो ये उनका स्वभाव है कि उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट होके कभी अपने आप पे बिल्कुल भी घमंड नहीं किया। हम यदि कांग्रेस वाले, उस दिन भी मैंने देखा कि वहाँ बर्थडे के वाले दिन भी बहुत सारे कांग्रेसी ने भी उन्हें बुक्का दिया, तो वो उनकी सहजता पे दिया, वो पार्टी बात पे नहीं दिया। तो ये मैं गर्व करती हूँ कि हम लोग बहुत सारे नागपुर वासी, आज यदि नागपुर के वो नेता हैं, तो हम सबको ये प्राउड करना चाहिए कि हमको एक ऐसा नेता मिले हैं, जो नेता ने केवल नागपुर में नहीं, अपूर्ति पूरे भारत में और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जैन कम्युनिटी, अभी फिलहाल प्रचार किया होगा, क्या नितिन जी किस तरह से सपोर्ट किया है उन्होंने? देखिए, हमारा जैन कम्युनिटी में, मैंने जैन में ही, क्योंकि मैंने अपने साधु के वजह से कांग्रेस की पोस्ट को रिजाइन किया है, सेल्फ रिजाइन किया है, तो मैंने सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी में पोस्ट ली,
तो फर्स्ट वोट मैंने जैन कम्युनिटी में ही ली। तो हमने जैन कम्युनिटी में केवल नागपुर में सपोर्ट नहीं किया, मैं ये मानती हूँ कि संदीप भंडारी जी से लेके सभी हमारे जैन प्रकोष्ठ के जितने भी लोग हैं, लगभग मैं ये मानती हूँ नागपुर की वोट में 90% जैन वोट केवल गडकरी जी को गया। थोड़ा सा ओवरऑल देश की बात कर लेंगे। 400 पार बोला था लेकिन 400 पार दिखाई नहीं दे रहा। क्या लगता है अभी भी कि मोदी जी सत्ता में आएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, अभी तक के मॉर्निंग से अभी तक जो 292 के आसपास बहुमत अभी दिख रहा है, और मैं ये मानती हूँ कि यदि आज मोदी जी की भी हम बात करते हैं तो मोदी जी ने केवल एक शहर में नहीं, अपूर्ति पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप थी अदर कंट्री से वो बहुत डेवलप किए। तो मैं ये मानती हूँ कि जो कार मोदी जी के हैं, यदि कार पे मोहर लगेगी तो जरूर मोदी जी सत्ता में आएंगे। और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से नितिन जी का प्रचार हुआ है, क्या कहेंगे? उन जनता का प्यार जो मिला है उन्हें, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, नितिन जी का जनता का बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट है, लोग दिल से उनको मानते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि आगे भी 5 ईयर वो कार्य करेंगे, और आगे उनको, अभी वो केंद्रीय मंत्री तो हैं पर उनमें गट्स वो हैं कि वो पूरे देश का भी प्रधानता ले सकते हैं। इस बार कौन सा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, वही या फिर कोई और नितिन जी के लिए? नहीं, रोड एंड डेवलपमेंट तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नेता इतना डेवलपमेंट, इतना दिमाग से, क्योंकि उन्होंने 1.5 दिन में हजारों किलोमीटर की रोड बना के दिखाई है। तो जो टेक्निक उन्होंने इम्प्लीकेशन किया, और कार में जो उनकी रिसर्च चल रही है, मेरी एक फ्रेंड है वैशाली बाल चले, उन्होंने गन्ने के रस से जो अल्कोहल नहीं, सॉरी, शुगर केन से जो उन्होंने अभी इथिल पे जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और इथेनॉल की गाड़ी जिस दिन मार्केट में आ गई, मैं ये मानती हूँ कि हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगी, रनिंग कॉस्ट पेट्रोल और डीजल की नीड खत्म हो जाएगी यदि जिस दिन वो क्रांति इंडिया के अंदर आ गई, क्योंकि गडकरी जी तो उसी गाड़ी में चलते हैं। तो जिस दिन वो क्रांति यदि इंडिया में आ गई तो इंडिया पूरा विश्व गुरु बनेगा और हमारी गाड़ियां फिर विदेशों में जाएंगी। तो बात हो रही थी नितिन जी गडकरी पर, और नितिन जी गडकरी से जुड़ा हुआ फिर से एक अपडेट आया हुआ है। राउंड 12, मतलब अगर देखा जाएगा तो 12वें राउंड की समाप्ति हो चुकी है, और गडकरी जी को 4,07,836 वोट मिले हुए हैं। वही ठाकरे जी को 3,28,985, मतलब लीड अगर देखी जाएगी तो 78,851 की लीड है। तो बात हो रही थी ऋचा जैन से, जो कि ऋचा यूनिक क्लिनिक की संचालिका है, और कई सारे जो सोशल वर्क होते हैं या फिर सामाजिक कार्य होते हैं उसमें जुड़ी रहती है। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिन्हें जैन सेल का महिला उपाध्यक्ष, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो आपसे बातें जारी रहेगी, कंटिन्यू आप अपडेट देख रहे हैं वीकेबी न्यूज़ के दिन ब दिन, और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। एक तरह से नितिन जी गडकरी पूरी कमान संभाले हुए, करीब 80,000 के आसपास की उनको लीड है। तो बने रहिए वीके